नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज की बड़ी खबर जमीन बिल से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार ने जमीन बिल पर यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात के दौरान कहा कि सरकार अब जमीन बिल पर अध्यादेश नहीं लाएगी और जमीन अधिग्रहण को लेकर पुराना कानून ही लागू होगा। मोदी सरकार के इस यू टर्न पर विरोधियों का क्या कहना है, ये देखने से पहले हम देखते हैं कि जमीन बिल को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। हमने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। कल 31 अगस्त को ऑर्डिनेंस की सीमा समाप्त हो रही है और मैंने तय किया है समाप्त होने दिया जाए। मतलब ये हुआ कि मेरी सरकार बनी उसके पहले जो स्थिति थी वह अब पुनः प्रस्थापित हो चुकी है, लेकिन उसमें एक काम अधूरा था और वो था 13 ऐसे बिंदु थे जिसका 1 साल में पूर्ण करना था और इसीलिए हम ऑर्डिनेंस में उसको लाए थे। लेकिन इन विवादों के रहते वो मामला भी उलझ गया। ऑर्डिनेंस तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है, किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके आज ही लागू कर रहे हैं ताकि किसानों को नुकसान न हो। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में 2 बड़ी बातें हैं। पहली कि अब मोदी सरकार में भी यूपीए सरकार वाला भूमि अधिग्रहण कानून लागू होगा। दूसरा, भूमि अधिग्रहण कानून उन 13 मामलों पर भी लागू होगा जिसे पहले बाहर रखा गया था। जिन मामलों को भूमि अधिग्रहण कानून में शामिल किया गया है, अगर उनके तहत भी सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसे किसानों को वही मुआवजा देना होगा जो दूसरे मामलों में देना होता है। ये 13 मामले हैं: ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक महत्व की जगहों का एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट, इंडियन ट्रामवे एक्ट, माइन जमीन अधिग्रहण एक्ट, मेट्रो रेलवे एक्ट, नेशनल हाईवे एक्ट, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन एक्ट, अचल संपत्ति अधिग्रहण एक्ट, विस्थापित पुनर्वास एक्ट, कोल माइन इलाकों के अधिग्रहण और विकास का एक्ट, बिजली एक्ट और रेलवे एक्ट। इन सभी कानूनों को 2013 के यूपीए के जमीन कानून में भी रखा गया था, लेकिन इसमें यह शर्त थी कि इन पर 1 साल के अंदर संसद की मंजूरी लेनी थी, जो कि हो नहीं सकी। इसी के चलते मोदी सरकार के सामने मजबूरी थी कि 31 अगस्त से पहले इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू करे। इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के संबंध में विवाद चल रहा है, उसके विषय में सरकार का मन खुला है। किसानों के हित के किसी भी सुझाव को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ये बार बार मैं कहता रहा हूं। लेकिन आज मुझे मेरे किसान भाइयों बहनों को ये कहना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में सुधार की बात राज्यों की तरफ से आई, आग्रहपूर्वक आई, और सबको लगता था कि गांव गरीब किसान का अगर भला करना है, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनानी है, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाने हैं, गांव के लिए सड़क बनानी है, गांव के गरीबों के लिए घर बनाने हैं, गांव के गरीब नौजवानों को रोजगार के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी है, तो हमें ये अफसरशाही के चुंगल से कानून को निकालना पड़ेगा। और तब जाकर के सुधार का प्रस्ताव आया था। लेकिन मैंने देखा कि इतने भ्रम फैलाए गए, किसान को इतना भयभीत कर दिया गया। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरा किसान न भ्रमित होना चाहिए और भयभीत तो कतई नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों के मन से डर दूर करने के लिए जमीन बिल पर अपने कदम वापस खींचे हैं, लेकिन उनके विरोधियों की राय कुछ और है। आज स्वाभिमान रैली है और आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। ये जो किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था, 3 बार उसको जारी किया, संसद में समर्थन नहीं मिला, देश की जनता ने इसको नकारा और आज थक कर
लोगों के सामने झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। ये खुशी का दिन है। दरअसल इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह मनमोहन सिंह गलती से लिखा गया, जिसके लिए हमें खेद है। लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत अहम ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिसमें सीधे जनता से मुखातिब होते हुए मन की बात में प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि ये जो जमीन अध्यादेश है इसे फिर से वो जारी नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जमीन बिल पर मोदी सरकार ने यू टर्न क्यों लिया, क्या मजबूरियां रही होंगी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से संजय झा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी से डॉक्टर मनोज झा हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में। गौरसंस इंडिया के एमडी मनोज गौर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उद्योग जगत की क्या प्रतिक्रिया है ये जानना भी काफी दिलचस्प रहेगा। इसके साथ ही यहाँ स्टूडियो में आरएसएस विचारक संदीप महापात्रा जी हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा जी, जमीन बिल पर इतना कुछ किया आपने, डटे रहे, आखिरकार यू टर्न ले लिया, क्यों? पहली बात, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद के पटल पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा था। उन्होंने कहा था कि मैं एकोमोडेटिव हूं, मैं सभी के व्यूज को सुनना चाहता हूं और उसके बाद जो फाइनल प्रारूप होगा इस बिल का वो तय किया जाएगा। सभी की बातों को सुना, मगर सबसे बड़ा जो इसमें एक अचंभित करने वाला विषय रहा कि ऑपोजिशन जिस प्रकार से, खास करके कांग्रेस ने जिस प्रकार से संसद में इस पर डिस्कशन तक नहीं होने दिया, इस पर काम को आगे तक नहीं बढ़ने दिया। और आज कांग्रेस दो चीजें एक साथ कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तानाशाही रवैया रखती है, और वही वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी झुक गई। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा, किसान बंधुओं को अगर भ्रमित और भयभीत रखने की कोशिश की जाएगी तो कतई मैं ये नहीं होने दूंगा। किसी भी कीमत पर वो भ्रमित भी नहीं रहेंगे और भयभीत भी नहीं रहेंगे। जो ऑर्डिनेंस हम लाए थे वो ऑर्डिनेंस 13 क्लॉजेस को लाने के लिए था। आप देखिए इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आपको समझना होगा। ये पिछले वाले कानून में ये था 2013 में कि 1 वर्ष के अंदर इन 13 क्लॉज को लाया जा सकता है। हाँ। मगर जो रूल था कि 60 वर्किंग डेज में इसको रखना पड़ेगा संसद के पटल पे। मगर 2014 मई में जब से हम सरकार में आए और 31 दिसंबर 2014 जो कि लास्ट डेट था, तब तक कंटिन्यूअस वर्किंग 60 डेज कहां थे जो ये 13 क्लॉज जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहित होता है इसको इंक्लूड किया जा सके। इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे जिसको कि आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात संबित पात्रा जी, लेकिन एक छोटी सी चीज, आपने ये कहा कि सुझावों का स्वागत प्रधानमंत्री करते आए हैं, यही बात उन्होंने आज भी बोली। 3 बार अध्यादेश लाने के बाद आपको याद आया कि सुझावों का स्वागत करना चाहिए, तो आप पहले भी कर सकते थे। पहली बात, अध्यादेश क्यों लाया गया ये मैंने आपको समझाया। अध्यादेश इसलिए लाया गया कि जिन 13 क्लॉजेस के अंतर्गत सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण होता है उसमें मुआवजा कैसे नहीं मिले, कांग्रेस ने उसका प्रावधान किया हुआ था। उसमें कैसे 4 गुना मुआवजा मिले, इसके कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार ऑर्डिनेंस लाया और आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से उसे वो क्लॉज का पार्ट बना रहे हैं। जवाब देने से आप बच रहे हैं। मेरा सीधा सवाल था कि जिस पे इतना अड़ गया, प्रतिष्ठा दांव पर लग गई, उस पे ऐसा यू टर्न। चलिए, बिहार चुनाव, कई मजबूरियां होती हैं, आगे हम उस पर आएंगे। लेकिन आपने जो कहा संबित, फिर आऊंगी आपके पास सर, पूरा डिबेट का टाइम है, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। लेकिन संजय झा हमारे साथ, और मैं आपकी बात को जरा आगे बढ़ाऊंगी। संजय झा, प्रधानमंत्री ने आज बिल्कुल साफ कर दिया, उन्होंने कहा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों के बीच सरकार की विरोधी छवि बनाई जा रही है, उनके हित खत्म हो जाएंगे ये कहा जा रहा है। इसे देखते हुए अब हम ऑर्डिनेंस फिर से नहीं लाएंगे। आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं इसका? नेहा जी, देखिए, ढोल का पोल खोलना आज बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, अहम बात है। प्रधानमंत्री और मोदी सरकार, और आज पात्रा जी का आप वाक्य यदि सुनिएगा तो आपको ये साफ उभर के आ रहा है कि ये सरकार अहंकार और घमंड के नशे में बिल्कुल डूबी हुई थी। अब ये सच्चाई का सामना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है और यही हकीकत है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार को ये प्रश्न पूछा जाए, ये तो हमने एक साल से यही पूछ रहे हैं। जो यूपीए ने जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट पास किया,
जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन दिया, उसके फेवर में सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली ने संसद में बोला। अचानक जब ये सत्ता में आते हैं तो ये अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों के लिए ये कानून उसके पहले किसको लागू भी नहीं किया गया है उसको बदलना चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं। क्यों? और इसका आज जो ये विरोधी पार्टी लोग को जो ये हम पर जो एक समीक्षा करते हैं कि हम लोग संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रश्न भाजपा को पूछा जाए कि मोदी जी, आपकी सरकार ने संसद का इतना वक्त क्यों बेकार किया, जबकि आपने अंत में वही माना क्योंकि जो किसान के बिल्कुल हित में है। ठीक है, आप कह रहे बात माननी ही थी तो इस पर अड़े क्यों रहे? बिहार चुनाव को देखते हुए मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। मेरे साथ आरजेडी से डॉक्टर मनोज झा साहब हैं। मनोज झा जी, आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी रही होगी? क्या बिहार चुनाव के चलते ही लिया गया है यूटर्न? नेहा जी, एक बात तो स्पष्ट तौर पे कहूं कि इसका क्रेडिट न हमारे दल को है न किसी अन्य विपक्षी दल को है। संसदीय लोकतंत्र में यह तय हो गया कि अगर आपके पास बहुमत है तो वो लाइसेंस नहीं है कि आप अपने मित्रों को खुश करने के लिए कोई भी लोक विरोधी कदम उठाएं। हाँ, रही बिहार चुनाव के मद्देनजर, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो आज मन की बात मैंने सुनी, उसमें अभी भी प्रतिबद्धता नहीं है। वो किसानों को भ्रमित भयभीत होने से कहते हैं कि, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी भी उन उद्योगपति मित्रों के दबाव में है कि बिहार का चुनाव निकले तो इस पर फिर से एक पुनर्विचार हो। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जनमत को स्वीकार करना चाहिए और लोकतंत्र में अच्छा शासक वही है जो सिर्फ संसद में नहीं, सड़क के आक्रोश को समझ पाए। आज मैं समझता हूं कि सड़क की विजय हुई है, ग्रामीण भारत की विजय हुई है और इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं बिहार चुनाव की बात कोई बहुत देर हो चुकी है। अगर मोदी जी अब कुछ भी करें अब बिहार चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा, वो हार चुके हैं। बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, उस पर आगे समीक्षा हम करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप महापात्रा जी। संदीप जी, ये क्या लगता है आपको, जब इतना ज्यादा सख्त रुख अपना ही लिया था इस पे, आप 3 बार अध्यादेश लेकर आए और फिर अचानक एक दिन आप कहते हैं कि अब हमारी सरकार के आने से पहले जमीन बिल पर जो स्थिति थी वही बनी रहेगी, यही करना था, तो इतना ज्यादा इस पर मतभेद क्यों, तनातनी क्यों? देखिए नेहा जी, मेरे को जो लगता है एक मूलभूत बात हमको समझनी चाहिए कि जो मोदी जी ने आज भाषण दिया है उसको बिहार इलेक्शन से कतई जोड़ के नहीं देखना चाहिए। उसका कारण मैं बताऊंगा। सन 1950 के दशक में आपको अगर याद होगा, जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि भाई टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी बनाएंगे, इसलिए बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का निर्माण किया गया। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पे एक हीराकुद बांध करके है, 1950 के दशक 52 या 53 में बनी थी। 60 साल से ऊपर हो गए, आज भी वहाँ पे ऐसे विस्थापित लोग हैं जिनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज भी वहाँ पे सरकार की एक ऑफिस अभी भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो लोग विस्थापित हुए थे उनके जो वंशज हैं वो लोग अभी भी उनको मुआवजा नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि भू अधिग्रहण भारतवर्ष में एक ऐसा एक इशू बना है और ये आज का नहीं है, पहले का भी इशू है। और जो बाकी लोग अभी बड़े ही उत्साहित हो रहे हैं, बाकी मैंने सुना, संजय झा जी को सुना, मनोज झा जी को सुना, मैं केवल यही कहूँगा कि 2013 की जो विधायक आई थी उसके ऊपर भी कांग्रेस शासित, 2014 में कुछ कांग्रेस शासित, जैसे कर्नाटक में, महाराष्ट्र के कांग्रेस सीएम, यहाँ तक कि हरियाणा के कांग्रेस सीएम, केरला के कांग्रेस सीएम और मणिपुर के कांग्रेस सीएम ने रिजर्वेशन रेज किया था। तो ये 2013 का ही बिल जो भू अधिग्रहण की एक कह रहे हैं कि जो आंसर है, कहना अभी के समय में गलत होगा। मेरा ये मानना है कि भूमि अधिग्रहण इस तरह से हो कि एक बैलेंस बने ताकि देश में, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि अगर यूपीए कह रही है कि वो बैलेंस लाने की कोशिश उन्होंने की थी तो ये गलत होगा, क्योंकि उसके बाद यूपीए शासित राज्यों ने ही इस पर आपत्ति जताई थी। और फार्मर्स की भी जो न्यायोचित उनको मुआवजा वो मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार ने ये कदम उठाकर बैलेंसिंग एक्ट किया है, यू टर्न लिया है। इससे पहले कि मनोज गौड़ साहब मैं आपके पास आऊं और उद्योग जगत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हो सकती है, उस पर चर्चा करूं, विजय आपसे जानना चाहूंगी किस मजबूरी के चलते ये यू टर्न लिया गया, क्या इसे यू टर्न कहा जाए? नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर यू टर्न है। अगर बीजेपी चाहे तो इसे करेक्शन कह सकती है। मुझे लगता है बिहार चुनाव के अलावा और कोई इस समय यू टर्न लेने का कोई और कारण नहीं रहा। लेकिन एक छोटी लड़ाई जीतने के लिए आर्थिक सुधारों की एक जो बहुत बड़ी लड़ाई है, जो मोदी सरकार से हर कोई उम्मीद कर रहा था, उस सरकार से जो इतने बड़े बहुमत के साथ आती है,
जिसका पार्टी पर पूरा होल्ड है, संगठन पर पूरा होल्ड है, सरकार पर होल्ड है, अगर वो पहले साल में ही खुद ही इतने बड़े दावे करने के बाद एक बड़ा आर्थिक सुधार अपने हाथों से ही उसकी भ्रूण हत्या कर देती है, तो बड़े अफसोस की बात है। मुझे मोदी सरकार से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था इस मुद्दे पर सरकार को राज्यसभा में अगर हार जाती तो उसको संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए था, संयुक्त सत्र को भी आजमाना चाहिए था, और उसके बाद अगले 4 साल में भूमि अधिग्रहण के मामले में बड़ी राहतें देकर, बड़ी उसमें से विकास का मार्ग सामने सशक्त करते हुए विरोधियों को पराजित करना चाहिए था। लेकिन ये इतनी बड़ी लड़ाई मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ये सरकार क्यों नहीं लड़ पाई। ठीक है, ये अहम बात आप कह रहे हैं कि एक छोटी राजनीतिक लड़ाई जीतने के लिए क्या एक बड़ी आर्थिक सुधार की लड़ाई हारती हुई दिखाई दे रही है सरकार, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन उससे पहले मनोज गौर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आज सरकार ये कह रही है कि पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को ही हम लागू करेंगे, क्या लगता है उद्योग जगत इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, एक तो मेरा मानना है कि इसको हार या जीत की तरफ नहीं देखना चाहिए। कम से कम एक डेडलॉक खत्म हुआ, एक किस लाइन पे जाना है सरकार ने इसको तय किया। और ये तो ऑब्वियस है कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत था, राज्यसभा में नहीं था, तो ये डेडलॉक लग रहा था, इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा था। बल्कि एक स्वागत योग्य है कि इसमें 13 और एक्ट शामिल किए गए हैं, जिसमें जो किसानों की ज़मीन का मुआवजा उनको पहले नहीं मिलता, लेकिन वो अब इसके अंदर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे वो पुराने कानून के अंदर नियमों में बदलाव करके। लेकिन गौर साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसी से मेरा एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। आप जो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए सर, लेकिन मोदी सरकार अब तक यही कह रही थी कि यूपीए सरकार का 2013 का ये जो कानून है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। तो अब अगर आप फिर से उसी कानून को लेकर आ रहे हैं तो क्या वाकई में आप विकास कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे? देखिए, उसको लागू करने में बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत है। वो बैडली ड्राफ्ट एक लॉ है, उसके अंदर जो है प्रैक्टिकल चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है कि लैंड एक्वायर एक्चुअली होगी कैसे। अब ये देखना होगा कि उसी कानून के तहत किस तरह से लैंड एक्वायर करते हो। जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, रियल एस्टेट में कोई भी लैंड जो है डेवलपर के लिए एक्वायर नहीं की जाती, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रियल एस्टेट को नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो डायरेक्टली लैंड खरीदते हैं किसानों से या ऑप्शन के थ्रू खरीदते हैं, तो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक बेसिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है इस देश को, उस पर ज़रूर फर्क पड़ता है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि सरकार जो है डेडलॉक खत्म करके और जो इंपॉर्टेंट बिल है उनको लोकसभा और राज्यसभा में पास कराएंगे, और इसी के अंदर रूल्स में चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आप अभी उम्मीद बनाए हुए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी सरकार, लेकिन साथ ही आप कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है उसमें बड़ी सारी खामियां हैं। तो फिर क्या एक बार फिर से पसोपेश और असमंजस में पड़ती दिखाई देगी मोदी सरकार? अब यू टर्न लिया है, इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान? संबित, मेरा सवाल वही है, लेकिन अब सवाल में एक तरह से मैं जो कारण है वो जोड़ते हुए भी आपसे पूछूंगी, क्या बिहार चुनाव और इसके साथ ही साथ किसानों के बीच में मोदी सरकार को लेकर विरोधियों की जो छवि बन रही थी कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, क्या इसी के डर से आप लोगों को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े हैं इस पर? देखिए, 2 चीजें यहां हमें याद रखना होगा। नंबर 1, राज्यों ने 2013 में जो कानून बना था, और मोदी जी ने खुद संसद में कहा था कि हम भी उसमें सम्मिलित थे, हमने भी उसमें अपनी स्वीकार्यता दी थी, मगर उसके बाद तमाम राज्यों ने, जिसमें अधिकांश कांग्रेस शासित राज्य थे, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र के चौहान जी हो गए, और खुद आनंद शर्मा जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, तमाम लोगों ने चिट्ठी लिखा कि राज्यों को आप अधिक ऑटोनॉमी दीजिए, अधिक राइट्स दीजिए, और ये कंसेंट क्लॉज है इस पर अंकुश लगाइए, वरना हम इसमें लैंड एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राज्यों को ध्यान में रखते हुए एक बिल ड्राफ्ट किया गया। मगर जिस प्रकार इसी कांग्रेस पार्टी ने भ्रमित करने और भयभीत करने की कोशिश की, मैं आपको बताता हूं, ये यू टर्न नहीं है। हमें अगर किसानों के लिए साष्टांग प्रणाम भी करना पड़े, हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, मोदी जी ने कहा है, और गरीबों के लिए उनके पैर को छूना पड़े, अब वहां हमें पड़े रहना पड़े तो हम नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये सब आपने 3 बार ऑर्डिनेंस लाने के बाद क्यों सोचा? ये चीज तो पहले भी थी, बस जो फर्क है वो इतना है संबित पात्रा जी कि बिहार चुनाव पहले नहीं थे और अब बिहार चुनाव है।
बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिहार देखिए, प्रधानमंत्री यूएई चले जाते हैं तो बिहार चुनाव हो जाता है, प्रधानमंत्री अमेरिका जाने की बात करते हैं तो बिहार चुनाव हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसको बिहार चुनाव से जोड़ के मत देखिए। जहां तक ऑर्डिनेंस का सवाल था, मैंने आपको टेक्निकलिटी के साथ ऑर्डिनेंस समझाया, क्योंकि मुझे पता था कि आप ये सवाल पूछेंगी। नहीं, उसमें भी एक जवाब आपने मुझे दिया नहीं है। वो जो 13 बिंदुओं वाली बात है वो साल भर के भीतर करना था, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन उसके साथ जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट उसको हटा दिया जाए, 80% किसानों की सहमति उसको हटा दिया जाए, आप उसको भी तो साथ लेके चल रहे थे। उसी पर तो असली जो मतभेद था मैंने आपको उत्तर दिया। मैंने आपको उत्तर दिया। मैंने आपको कहा कि देखिए, ये कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी, बाकी लोगों ने भी ये प्रस्तावना दी थी, कांग्रेस शासित राज्यों ने भी प्रस्तावना दी थी, मगर जो डबल स्पीक कांग्रेस ने संसद में किया है वो विश्व ने देखा है। और उसके बाद आप, और इसके चलते आपको लग रहा है कि इस पर आगे सरकार नहीं बढ़ सकती थी। कांग्रेस पार्टी का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं संजय झा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं संबित पात्रा? अगर डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं, 26 जून 2014 को ग्रामीण विकास मंत्री, नहीं सर, मैं बता दूं आपको, गलत नहीं कह रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, आरटीआई के माध्यम से डॉक्यूमेंट निकला है। 26 जून 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में जब जमीन बिल पर सुझाव मांगे गए थे तो आप ही के जो राज्य हैं, जिनमें केरला आता है, इसमें कर्नाटक आता है, मणिपुर आता है, तब महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार होती थी, आपने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट करने की बात कही थी उन राज्यों ने। इसके साथ ही किसानों की 80% सहमति, इस पर भी विचार हो, यह भी आपके राज्यों की तरफ से कहा गया था। इसमें क्या गलत है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। चलिए अब हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड में आपको ये भी बताना चाहूंगा, सुन लीजिए, संबित पात्रा अभी लोगों को गुमराह करने की बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी मैं उनका खुलासा करता हूं। सबसे पहले कि जब एक पॉलिटिकल कंसेंसस होता है, बहुत ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि ये आपको याद होगा कि 1894 का लॉ है जिसको अब बदलने की बहुत बड़ी कोशिश हुई है। यहां पर अलग अलग राज्य के लोग का एक सुझाव अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक केंद्रीय बिंदु थे हमारे, जो भी लेजिस्लेशन होता है, ढेर सारे लोग के अपने विचार होते हैं, लेकिन पार्टी का एक कंसेंसस था और कंसेंसस उभर के आया। अब संबित पात्रा को मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, देखिए, इसीलिए जब से राहुल गांधी जी ने इस सरकार को सूट बूट की सरकार कहा है, उसके बाद से बहुत हताश हो चुके हैं। आज तो आपके चैनल पर ये कहते हैं मैं किसानों का पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि अब ये जानते हैं कि बिहार को चुनाव हो रहा है, एक वोट चाहिए। मोदी जी मन की बात में भी गलत बात बोलते हैं, मैं बताता हूं क्यों। देखिए, सच्चाई क्या है कि इस वक्त यदि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और फार्मर्स की का जो मैं कहता हूं कि उनका समर्थन यदि कोई भी जमीन बिचड़े में न हो, तो ये सरकार कह रही थी कि नहीं, इनको आप तो हटा दीजिए, इसका जरूरी नहीं है। आज ये क्यों इस बात पर सहमति कर रहे हैं? क्योंकि इनका नाक रगड़ा गया है वही किसान के जमीन पर, जिस किसान का इन्होंने मजाक उड़ाया कहने जा रही है। और आप चुनाव इलेक्शंस में इसको इसी तरह से दिया जाएगा। स्वाभिमान रैली में लालू, नीतीश और सोनिया गांधी तीनों ने यही कहा, हमने सरकार को जमीन बिल पर झुका दिया, यही कहा आज तीनों नेताओं ने। देखिए, मुझे तो आज कष्ट इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस के बुरे सही कहा उन्होंने, कांग्रेस के पास एक ही हथियार था, वो सूट बूट कुर्ता पैजामा इसी को लेके कर रही थी। आपके अच्छे दिन कहां गया, इनके हाथ से कुर्ता पैजामा भी गया। अब इनको दर्जीगिरी छोड़ के कोई और, अरे बीच में छोड़िए, दर्जीगिरी छोड़ के दूसरा प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सूट बूट और बोल नहीं सकते। ये कुर्ता पैजामा भी गया इनके हाथ से। हम जमीन पर बात कर रहे हैं, आप लोग जरा कपड़ों से बाहर आइए, सूट बूट कुर्ते पैजामे से बाहर आइए। आप राहुल जी करेंगे क्या? आप राहुल जी करेंगे क्या? अब क्या करेंगे बताइए। देखिए, मैंने एक मिनट संजय झा जी, देखिए, मैंने आपको स्पष्ट भाषा में कहा, मोदी जी ने बहुत ही सटीक भाषा में कहा कि ना हमारा किसान भयभीत होना चाहिए, ना आक्रांतित होना चाहिए, और उसके लिए जो भी करना पड़े ये सरकार करेगी। अगर अभी किसान समझ नहीं पाया है तो हम जबरन किसान के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं थोपेंगे जिससे किसान थोड़ा भी व्यथित हो या चिंतित हो। ये गरीबों की सरकार है। और यूटर्न, मैंने बार-बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यूटर्न क्यों? अगर हमें पैर में पड़ना हो तो हम किसान के पैर में पड़ेंगे। एक सूचना के अधिकार की मैं बात कर दूं, एक सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी गई थी, सब अमीर के लिए नहीं, भूमि अधिग्रहण बिल के कारण कितनी परियोजनाएं हैं जो अटकी हुई हैं, तो उसका जो एक जवाब भारत सरकार ने दिया था मोदी सरकार की तरफ से, वो इंटरेस्टिंग है।
उसमें 865 योजनाओं की जानकारी मांगी गई थी और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा था कि उन 865 योजनाओं में से सिर्फ 62 या 63 योजनाएं ऐसी हैं जो भूमि अधिग्रहण बिल के कारण अटकी हैं। 95 योजनाएं ऐसी थी जिनके मालिक कह रहे थे कि अभी देश में माहौल ऐसा नहीं है जिसमें कि वो उद्योग लगा सके। 90 से ज़्यादा उद्योगपतियों ने यह कहा कि उनके पास पैसा नहीं है। 85 उद्योगपतियों ने ये कहा कि अभी उनका मूड नहीं है। कुल मिलाकर 62 ऐसे परियोजनाएं थी जो भूमि अधिग्रहण ना होने के कारण अटकी थी और उसमें से भी गरीबों के से जुड़ी हुई परियोजनाएं सिर्फ 2 थी। उसमें बाकी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और यहां तक गोल्फ कोर्स भी शामिल था। तो मुझे लगता है ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को भी अब मोदी सरकार ने जाना होगा और उनको लगा होगा कि पुराने बिल इतना बुरा भी नहीं है जितना वो खुद उसको बता रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है। और इसके साथ ही एक और जानकारी जोड़ते हुए सवाल मेरा आपसे संदीप महापात्रा जी, बाहर तो विरोध हो ही रहा था लेकिन अंदर, घर के अंदर भी तो देखिए ना किस तरह की हालत थी। अब अगर जॉइंट कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसमें 11 बीजेपी के सदस्य ही कहते हैं कि आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी वापस लाइए, 80% किसानों की सहमति भी वापस लाइए। RSS का किसान विंग जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, मोदी सरकार के स्टैंड के खिलाफ बोल रहा है, तो क्या करेंगे आप? झुकना ही पड़ेगा आपको? नहीं, देखिए, उसको जो भारतीय मजदूर संघ ने कहा या फिर संघ के कोई आनुषंगिक संगठन ने कहा उसके कारण इस तरह से वो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जब बनती है और इनवाइट करती है व्यूज़, तो कोई भी भारतवर्ष के नागरिक जाके अपना व्यू दे सकते हैं। उसी के तहत संगठनों ने अपना व्यू रखा और व्यू रखने का मतलब ये नहीं कि हमारा व्यू ही माना जाए, आप भी उसमें रख सकते हैं, मैं भी रख सकता हूँ। उसी के तहत एक व्यू रखा गया कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कंसेंट क्लॉज, इस तरह का जो प्रावधान है 2013 के जी, आपको लगता है गलत कर रही थी मोदी सरकार? नहीं, गलत। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को हटाने की बात करते हैं, बहुमत नहीं था ना, बहुमत नहीं था, 16 लोग खिलाफ थे, 11 पक्ष में थे। नहीं, 2 बातें उसमें कि जो सुझाव उसमें आए थे, कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कंसेंट टर्म्स पे। मैंने जैसे कहा कि पृथ्वीराज चौहान, हुड्डा जी, यहाँ तक कि कर्नाटक के संजय झा का जवाब दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का मोटा तो यही उसके विषय पे जब हुआ आगे बढ़ना चाहिए, तो कंसेंट टर्म्स पे ऐसा नहीं है कि केवल मात्र इस तरह के विरोध है, कांग्रेस शासित राज्यों से भी है। तो उसका जब हुआ स्टैंडिंग कमेटी में सब लोगों ने अपना मत रखा। तो ये कहना कि 2013 के जो विधायक है दैट इज द आंसर टू एवरीथिंग, दिस इज वेरी अर्ली टू से दैट, विल सी लॉट्स ऑफ डिबेट ऑन दिस। मेरा यही कहना है कि 2013 के विधायक सारा आंसर आपको देता है, भू अधिग्रहण का एक आंसर है। अभी ये बहुत ही बात कह रहे हैं, मैं इसको आगे ले जाती हूँ, मेरे साथ बहुत ही अर्ली डेज है। इसमें क्या, इस बात को मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनकी तरफ से इस पर विरोध आया था, उन्होंने आपत्ति जताई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जब इस बात को उठाते हैं वो कुछ गलत नहीं कह रहे, वो सही बात कह रहे हैं। अब आपको क्योंकि इस पर राजनीतिक वोट चाहिए, आपको भी चाहिए, दूसरी पार्टी को भी चाहिए, तो आप उसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे ही ये फैसला मन की बात से सामने आता है सब उसका राजनीतिकरण करना शुरू कर देते हैं। लालू यादव भी उसमें पीछे नहीं है, कहते हैं देखिए हमने कर दिखाया। देखिए, मैं अभी भी इस बात को कहूंगा कि अभी भी मोदी जी के ये मन की बात नहीं हुई है, कहीं ना कहीं वो लोकमत के आगे झुके हैं। और ये बहुत तारीफ करने वाली बात है कि कम से कम वो पहली बार उनको ये एहसास नहीं हुआ कि बहुमत का मतलब है कि आप कोई भी अधिनायकवादी दृष्टिकोण अपना लें। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, आज संबित जी गरीबों की सरकार कह रहे थे, आप सड़क, गली, मोहल्लों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में बात करें, हर व्यक्ति कहता है कि सबका साथ सबका विकास के नारे पे आई सरकार, सबका साथ कुछ का विकास बन के रह गई। और सामाजिक सरोकारों की योजनाओं में जो सरकार इस प्रकार की कटौती करे उसको इस हीन दृष्टिकोण से देखे, उनका यही नजरिया जमीन अधिग्रहण को भी लेकर के था। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मोदी जी का विकास का जो अवधारणा है वो उनकी अवधारणा निर्धारित होती है एक खास किस्म के नव उदारवादी दृष्टिकोण से, जो इस मुल्क की प्राथमिकता नहीं है। इस मुल्क की प्राथमिकता को मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। संबित, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मनोज जी का मैं बड़ा आदर करता हूं। मनोज जी ने कहा कि चौराहे पे, स्कूल में, कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में चर्चा हो रही है कि कुछ का ही विकास हो रहा है, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। वरना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बेंगलोर में, वहां के विश्वविद्यालय में तो ये चर्चा हो रही है कि इसी सरकार को लाना है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है और नतीजे तो अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं। दूसरी बात है, आप देखिए, अभी मैं एक सेकेंड विजय जी, मैं आपको अभी सुन रहा था, आपने थोड़ी देर पहले अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि मोदी जी एक स्टर्न
स्टैंड लेके इस कानून को पारित करते, क्योंकि इसी कानून से हिंदुस्तान का भला होगा। और दूसरे वक्तव्य में आपने कहा कि एक आरटीआई का रिपोर्ट है कि इससे कुछ भला नहीं होने वाला है, तो डबल स्पीक से हम कैसे जूझे, ये भी आप जरा समझ के बोलिए। हम ये करें तो आप बोले ऐसा हो गया, हम वो करें तो आप बोले ऐसा हो गया। तो ऐसा वैसे के खेल में हिंदुस्तान कहीं ना पिस जाए, ये बात डबल स्पीक की नहीं है, दोनों चीजें हैं इसमें। आप शुरू में आप लोग ये बात रखते रहे कि इससे भला नहीं होने वाला। जब से कांग्रेस का बिल आया तब से 1 इंच जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है। ये लोग ये बातें आप लोगों ने कही थी। और जब कोई बड़ा आर्थिक सुधार का फैसला लेना पड़ता है तो उसके लिए फिर आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, बहुत सारा जो अपोजिशन है उसको झेलना पड़ता है। और उसके अंदर अगर आप बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश इस रूप में करते हैं तो फिर मैं ये सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि आरटीआई भी अभी नहीं आई है, ये भी 4-5 महीने पुरानी आरटीआई है। तो संबित, ये मानने में दिक्कत क्या है कि ये बिहार चुनाव है जिसकी मजबूरी है? भाई बिहार में भी किसान हैं, आपको वोट चाहिए, आप खुद कह रहे हैं कि छवि खराब हो रही है, भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। हर एक प्रसंग को नेहा जी, हर एक प्रसंग को केवल और केवल बिहार चुनाव से, और फिर बिहार के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखिएगा तो फिर तो 5 वर्ष तक केवल ये जुड़ते ही रहेगा और कोई निर्णय आप अलग से देख ही नहीं सकते हैं। मेरा इतना कहना है, गरीबों की सरकार है और यू टर्न आप कह रहे हैं, मैं तो एक कदम आगे जाके कह रहा हूं कि साष्टांग प्रणाम वाली सरकार है। अगर गरीब किसी चीज से, अगर सच्चाई से भी भयभीत है तो हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि हाँ वक्त दीजिए। इस पे सवाल मेरा यही होगा कि साष्टांग प्रणाम सही, लेकिन इसमें इतना वक्त क्यों लगा दिया आपने, इतना वक्त क्यों लगा दिया? आप जिन जिन चीजों के लिए इस भूमि अधिग्रहण कानून को बदलकर अध्यादेश लाने तक बढ़ गए, अब आप उस पर पीछे हो गए हैं। यूपीए का 2013 का बिल आप लागू करना चाहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? पहले क्यों नहीं किया आपने, अब क्यों कर रहे हैं? मनोज गौर साहब, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोदी सरकार के इस ताजा फैसले से क्या विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी? नहीं, मेरा मानना है कि धीमी नहीं पड़ेगी। विकास की जो रफ्तार जो रुकी हुई थी वो एक आगे बढ़ेगी। अब जैसा भी बिल है जिसको एक्सेप्ट किया है दोनों पार्टीज ने और दोनों पुरानी इनको बिल को पास किया है, तो मेरे ख्याल इसको अब लागू करना चाहिए। ज़मीन के ऊपर जो इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है सरकार को जो है रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, कुछ इलाकों को छोड़ के किसान को अगर अच्छा मुआवजा मिल रहा है, उस क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो मेरा मानना है लोग खुद ही ज़मीन देने को तैयार हैं, क्योंकि खेती कोई ऐसा बहुत बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस नहीं है कि जिससे वो लाखों रुपए या बहुत अच्छी कमाई उससे होती हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उस इलाके में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा, विकास पहुंचेगा, तो जो उनकी बची हुई ज़मीन है या उनके बच्चों को रोजगार चाहिए या सस्ते मकान चाहिए, वो जरूर उनको मिलेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल समस्याएं इस कानून के साथ जुड़ी हैं उन पर ध्यान देना होगा। कम से कम एक जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, एक जो डेडलॉक बना हुआ था, उसको हटाने में तो सफल हुई है सरकार। संजय झा, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये, आप लोग इसका राजनीतिकीकरण क्यों कर रहे हैं? अब आप जहां भी जाएंगे यही बोलेंगे हमारे आगे झुक गई सरकार, या इसे इस तरह से देखेंगे कि जो सबकी भावनाएं थी उनको समझते हुए सरकार ने एक फैसला लिया? नहीं, देखिए नेहा जी, बहुत अहम एक जो आपके प्रोग्राम पे आज उभर के आ रहा है कि इस सरकार की मंशा या नियत क्या है। कि ये कितना विचित्र हास्य योग्य बात है कि कुछ हफ्ते पहले मोदी जी की सरकार जमीन बिल के फेवर में है, जिसको आज उन्होंने हटाया है, और वही आज उसके बिल्कुल विपरीत संबित पात्रा जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बोलते कि मैं साष्टांग होके मैं किसानों का पैर पकड़ना चाहता हूं। ये तो बहुत निर्लज्ज या बहुत पाखंडी व्यवहार है। आप वोट के लिए आप अपने पूरे चलिए ठीक है, तो आपने ये साफ कर दिया कि आप इसे एक चुनावी मुद्दा बिहार चुनाव में बनाएंगे, यही मेरा सवाल था। वक्त कम है, आपको रोकना पड़ेगा सर। संबित, जाते जाते जो बात यहाँ पर विजय ने उठाई थी बहुत अहम, छोटी राजनीतिक लड़ाई के लिए क्या बड़ी आर्थिक सुधार की लड़ाई वो हारते हुए दिख रही है आपकी सरकार? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, लोकतंत्र में एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स, सबको लेकर चलने की क्षमता, ये एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। और जितनी भी हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स रहे हैं, उन्होंने जो विपरीत बयानबाजी की है कि डिक्टेटर हैं, आज नीतीश जी हिटलर कह रहे थे, आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में किसानों की बात कही और किसानों के दोस्त के नाते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, ये सारे भ्रम जो फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो देखा है। और संजय झा जी का फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ में आता है, वो सूट बूट भी छिन गया
गया, वो पजामा कुर्ता भी चला गया, चलिए। अब कुछ भी नहीं है, अब कोई और प्रोफेशन ढूंढना नजर पड़ेगा। अब सबकी इसके बाद बिहार चुनाव पर होगी। ये जमीन बिल पर जो फैसला आया है, ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस बहस में जुड़ने के लिए।